सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब आप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी से। ओके, जो आपका 10 मार्च को एग्जाम होने वाला है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, वो भी एनसीईआरटी का। अगर आपने एनसीईआरटी को कर लिया ना तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपको ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं 80 मार्क्स के, वो सारे क्वेश्चन केवल और केवल एनसीईआरटी कंसेप्ट के ही होते हैं। तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बताने वाला हूँ ट्राइगोनोमेट्री का, हाइट एंड डिस्टेंस का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इन सभी चैप्टर्स का मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। और काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस है और उसको आपको करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके स्टैंडर्ड मैथ वालों के लिए। और ये वीडियो बेसिक मैथ वाले भी जरूर देखिएगा, क्योंकि आपने अगर ये स्टैंडर्ड मैथ्स वाले क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो बेसिक वाले क्वेश्चंस तो आपको ईजिली चुटकियों में ऐसे बन जाएंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और वो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं आपका हाइट एंड सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में। तो यहाँ पर देखिए सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है ना, ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल 100% आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपको एग्जाम में डायग्राम बना हुआ नहीं रहेगा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का। इस चैप्टर का दूसरा नाम भी हम लोग रखते हैं जो कि होता है हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसमें आपको डायग्राम बना हुआ बिल्कुल नहीं रहेगा, बस आपका क्वेश्चंस लिखे हुए रहेंगे, आपको उसको पढ़ करके डायग्राम बनाना है, फिर उसको आपको सॉल्यूशन देना है। तो देखिए द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्ट्रॉयड बिल्डिंग are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-storied building. Multi-storied building का मतलब होता है एक बहुमंजिला घर है ना। बहुमंजिला मतलब मोर देन वन फ्लोर, यानी एक फ्लोर से अधिक का। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है टू बिल्डिंग्स का। ओके, और उसका हाइट भी आपको फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्ट्रॉयड बिल्डिंग, यानी मल्टी स्ट्रॉयड जो बिल्डिंग है ना उसका आपको हाइट भी फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। टू बिल्डिंग्स का जो डिस्टेंस है वो भी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एंगल, ये डायग्राम बना लेते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। आपको 8 मीटर टॉल एक बिल्डिंग बना लेना है। तो देखिए हम लोग एक 8 मीटर टॉल एक बिल्डिंग बना लेते हैं। तो दोनों कहाँ रहेगा, ज़मीन में रहेगा। सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझा रहा हूँ। देखिए ये हमारा एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का नाम हम लोग ए बी दे देते हैं। ये 8 मीटर टॉल है, यानी कि 8 मीटर ऊंचाई का है। और एक इसी के बगल में एक बिल्डिंग और है, ये इसका नाम हम लोग सी डी देते हैं, है ना। तो इसका हाइट तो हमको मालूम है, बट ये जो बिल्डिंग है ना हमारा मल्टी स्ट्रॉयड बिल्डिंग, इसका हाइट हमको नहीं मालूम है। तो इसका हाइट को हम लोग एच मीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एच मीटर मान लेते हैं ये। ओके, अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना रहा है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से बना रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखिएगा ध्यान से। ये मल्टी स्ट्रॉयड बिल्डिंग है, ये हमारा कौन सा बिल्डिंग है, ये जो सीडी बिल्डिंग है वो मल्टी स्ट्रॉयड बिल्डिंग है, यानी कि बहुमंजिला घर है ये, मतलब कि मोर देन वन फ्लोर। यहाँ पर 2 फ्लोर है इसमें, है ना। तो यहाँ पर जो ये हमारा मल्टी स्ट्रॉयड बिल्डिंग है, इसका टॉप और जो हमारा ये बिल्डिंग है इसका टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा कहाँ बनता है, यहाँ बनता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो ये बना रहा है ना वो 30 डिग्री का बना रहा है। तो ये अगर 30 डिग्री है ना, देखिए यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है कहाँ से, ऑफ द टॉप एंड द बॉटम, टॉप एंड द बॉटम, टॉप एंड द बॉटम फ्रॉम द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, जो हमारा 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है। तो यहाँ से ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। तो ये अगर 30 डिग्री का है ना तो ये भी हमारा 30 डिग्री का ही होगा, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा इक्वल होता है। ओके, अब क्या बोला है यहाँ पर देखिए, अब बोला है कि यहाँ से, इसके टॉप से और इसके बॉटम से, बॉटम का भी बात किया है यहाँ। तो ये मल्टी स्ट्रॉयड बिल्डिंग का टॉप और ये बिल्डिंग का बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है ये, वो 45 डिग्री का बना रहा है। तो ये अगर 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का होगा। जो एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी एंगल ऑफ अल्टरनेटिव एंगल हमेशा इक्वल होता है, सॉरी ये अल्टरनेटिव एंगल था, है ना। तो ये एंगल 30 तो ये भी 30, ये 45 तो ये भी 45।
इतना तो आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इसका डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है, ये बिल्डिंग और ये बिल्डिंग का। तो हमको ये डिस्टेंस नहीं पता है, तो इसको हम लोग एक्स मीटर मान लेते हैं। अगर ये एक्स मीटर है तो ये भी क्या होगा, एक्स मीटर होगा। ये हमारा 8 मीटर है, तो ये भी हमारा 8 मीटर होगा। इसका नाम हम लोग ई दे देते हैं। तो ए बी अगर 8 मीटर है तो डी ई भी क्या होगा, 8 मीटर होगा। चूँकि ये और ये क्या है, हमारा इक्वल है। और ये पूरा हाइट को हम लोग क्या माने हैं, ये जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है इसको हम लोग एच मीटर मान लिए हैं। तो ये सी ई कितना होगा बताइए आप ही लोग कमेंट करके। तो देखिए ये पूरा तो हमको एच मान लिए और ये हमारा 8 है, तो इतना में अगर हम इतना माइनस कर दें, सी डी में डी ई को माइनस करें तो सी ई निकल आएगा। तो ये पूरा कितना है, एच। तो एच में हम 8 को माइनस करेंगे तो ये एच माइनस 8 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा एच माइनस 8 मीटर। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसी को क्या लिखना है, यहाँ पर आपको गिवन टर्म्स में आपको एक बार लिख लेना है। गिवन टर्म्स में हम लोग किस तरह से लिखेंगे बताइए। गिवन टर्म्स में हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिखना है कि ए बी जो है वो कितना है, बताइए। ए बी जो है वो कितना है हमारा, बताइए। ए बी यहाँ पर देखिए, ए बी कितना है, ए बी जो है वो 8 मीटर है। यहाँ पर ए बी कितना है, 8 मीटर है, 8 मीटर। ये ए बी जो है वो 8 मीटर का है, ओके। और ए बी जो है वो इक्वल है किसके, ए बी जो है वो डी ई के इक्वल है, डी ई के। तो डी ई भी कितना होगा, ये डी ए बी 8 है तो डी ई भी 8 ही मीटर होगा, 8 मीटर होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर सी डी को हम क्या मान लिए हैं, सी डी, ये पूरा सी डी को एच मीटर लेट किया है, एच मीटर इसको हम लेट किए हैं अपने से, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, सी डी तो हमारा एच मीटर हो गया, तो सी ई कितना हो जाएगा, ये सी ई, तो एच में 8 को माइनस कर दिए हैं तो एच माइनस 8 हो गया सी ई, ये हमारा सी ई हो गया, ठीक। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, ये ए ई को एक्स मीटर मान लिए हैं, इसको भी हम लोग लेट कर लिए। तो अगर ये एक्स मीटर है तो बी डी भी क्या होगा, एक्स मीटर, चूँकि ये दोनों इक्वल है यहाँ पर, तो बी डी भी हमारा एक्स मीटर ही होगा। ये गिवन टर्म्स है जो कि आपको अपने से लिखना है यहाँ पर, ओके। अब हम लोग कौन सा ऐसा ट्रायंगल लेंगे सबसे पहले कि आपको क्वेश्चंस को बनाने में ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले जो हम लोग लेंगे ना, वो बड़ा वाला ट्रायंगल को लेंगे, ये बी सी डी को। ये ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, ये बी सी डी। तो यहाँ लिख लेते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी। इस पी का रिलेशन इतना तो आपको पता होगा कि ये पूरे को पी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं और इसको एच बोलते हैं, ठीक ना। तो ये पी है और ये बी है, तो tan का रिलेशन यूज होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन में बी। तो tan कितना डिग्री का है, यहाँ 45 डिग्री का है, तो tan थीटा के प्लेस पे 45 डिग्री लिख लेते हैं, इक्वल टू पी। ये पूरा पी कितना माने हैं हम लोग, एच माने हैं, एच। अब बट्टे में बी, ये बी को हम लोग एक्स मान के चले हैं। इतना समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर देखिए tan 45 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, बाई में कुछ नहीं तो 1 लिख ही सकते हैं। तो h इक्वल टू एच अपॉन में ये x हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को 1 से x होगा और h को 1 से h होगा। ये हमारा x का वैल्यू निकल गया। इसको हम लोग इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं, नहीं भी मानेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अगेन अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी ई। देखिए डायग्राम में यहाँ ध्यान से समझिएगा, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ए सी ई, ये जो ऊपर में राइट ट्रायंगल दिख रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हम लोग लेंगे। तो ये पी है और ये बी है, कौन सा रिलेशन यूज होगा, tan थीटा का रिलेशन यूज होगा। तो हम लोग यहाँ फिर से एक बार लिख लेते हैं tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन में बी। तो tan थीटा, इस बार देखें यहाँ पर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर 30 डिग्री का यूज़ करते हैं थीटा के प्लेस पे 30 डिग्री। अब P, हम लोग इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं ना, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ऊपर में, तो ये क्या है हमारा, P है। P हमारा कितना है, h माइनस 8 है, तो P के प्लेस पे हम लोग h माइनस 8 लिख लेते हैं अपॉन में B। ये B को हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं, तो ये x हो गया, चूँकि हम लोग इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। आगे समझ में। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, tan 30 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है बताइए, 1/√3 होता है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1 अपॉन में √3 होता है। तो tan 30 का वैल्यू पे हम लोग प्लेस पे हम लोग 1 अपॉन में √3 लिख लेते हैं। ये हो गया h माइनस 8 और ये क्या है, x है, तो x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर h निकाल के रखे हैं। तो x के प्लेस पे हम लोग ये जो x है इसके प्लेस पे हम लोग h लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं फ्रॉम 1,
ये x के प्लेस पे h कहाँ से आया, तो इक्वेशन नंबर 1 से आया, यहाँ से आया। ठीक, चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर किस तरह से करना है, देखिए अगर h√3 को h से ये पूरे टर्म्स को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम √3 को h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो h√3 हो जाएगा, माइनस √3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8√3 होगा, इक्वल टू h को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो h होगा। इतना तो आपको कैलकुलेशन आता ही होगा। तो ये हो गया h√3, ये प्लस में h है, इधर आया तो माइनस में h हो गया, इक्वल टू ये माइनस में 8√3 है, इधर आया तो प्लस में 8√3 हो गया। आगे समझ में। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसी को एक बार हम लोग यहाँ फिर से लिख लेते हैं, आपको समझ में अच्छे से आएगा। देखिए ध्यान से, इसी टर्म्स को हम लोग एक बार फिर से यहाँ लिख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। h√3 माइनस में h और इधर था 8√3, दोबारा हम लिखे हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए h कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो h को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में √3 बच जाएगा, h कॉमन आ चुका है तो यहाँ 1 बचेगा, इक्वल टू में इधर 8√3 है, तो h इक्वल टू 8√3 अपॉन में ये लुढ़क जाएगा नीचे, √3 माइनस 1। अब देखिए नीचे में रूट आ गया, तो जब रूट को तो नीचे में हटाना पड़ता है, तो रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए, रूट को हटाने के लिए हम लोग रैशनलाइज करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। तो रैशनलाइज आपने सीखा होगा, इसी को ऊपर नीचे यहाँ पर लिख देते हैं, √3 माइनस 1 है तो +1 हो जाएगा, और इसी को नीचे लिखते हैं यहाँ √3 + 1। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो है उसी को ऊपर नीचे लिख देना है, बस साइन को आपको चेंज कर देना है। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8√3, अब ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं √3 प्लस में 1। √3 को √3 के साथ इंटू करेंगे तो 3 होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो h इक्वल टू 8√3, अब ब्रैकेट में है आपका √3 प्लस में 1, अब बटे में 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर इस पूरे टर्म्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ ये 8 हो गया, और √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अब बताइए। √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 8√3 को हम 3 के साथ 8√3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम एक एक करके बता रहा हूँ मैं आपको। 8 हो गया एक तरफ, ये हो गया 8 इंटू √3 3, 8 3 जा 24, यानी कि देखिए यहाँ √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 को फिर 8 से इंटू करेंगे, 3 8 जा 24, आगे समझ में, प्लस अब 8√3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो एज इट इज़ होगा, अपॉन में 2 है, तो h इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर कुछ कॉमन आएगा, 8 कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में 3 हो जाएगा, 8 3 जा 24, प्लस 8 कॉमन आ गया है, √3 बचेगा, यहाँ बचेगा कि नहीं, और नीचे में क्या है 2 है, ये 4 टाइम्स में कटेगा, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, और ब्रैकेट में 3 प्लस √3 मीटर, ये आगे सॉल्व नहीं होगा। तो ये हमारा h मीटर जो है ना, ये h इक्वल टू 4 इंटू में √3 प्लस √3, ये हमारा आंसर निकल आया है। h का मतलब किसको हम लोग माने थे, यहाँ पर देखिए h हम लोग माने थे ये पूरा मल्टी स्टोराइड बिल्डिंग को, ये पूरा जो हमारा मल्टी स्टोराइड बिल्डिंग था इसको हम लोग क्या माने थे, h माने थे, तो h का वैल्यू आ गया। अब हमको दो बिल्डिंग का जो डिस्टेंस था ये भी तो हमको फाइंड आउट करना था। तो याद होगा आपको कि दो बिल्डिंग का जो आपका डिस्टेंस है वो, और ये जो बिल्डिंग का हाइट है मल्टी स्टोराइड बिल्डिंग का, दोनों का इसका हाइट और इसका डिस्टेंस दोनों सेम था। क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग स्टोराइड रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोराइड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस ऑफ द टू बिल्डिंग। यहाँ पर देखिए दोनों सेम है, दोनों का ये इन दोनों बिल्डिंग का हाइट, दोनों बिल्डिंग का डिस्टेंस और ये मल्टी स्टोराइड बिल्डिंग का हाइट सेम है, तो हाइट का जो वैल्यू आया वही तो ये दोनों बिल्डिंग का डिस्टेंस का भी वैल्यू आएगा, तो दोनों का आंसर सेम होगा ये। तो ये था आपका मल्टी स्टोराइड बिल्डिंग का कैलकुलेशन, इस क्वेश्चन का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। अब मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्सरसाइज 7.1 का कौन सा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है। 3 मार्क्स में आपको इस तरह का क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। आपको पॉइंट फाइंड करना है, बट कहाँ पर, एक्स एक्सिस में, विच इज इक्वी डिस्टेंट
फ्रॉम इतना एंड इतना। ओके, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कंसेप्ट को समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिए, एक पॉइंट है यहाँ पर, क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। मतलब मान के चलिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक, यहाँ से इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है, ये इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंट है, मतलब इक्वल है। ओके, अब यहाँ पर क्या है ना आपका कि ये जो हमारा है ना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपका इसको हम लोग इस तरह से मिला देते हैं, ठीक। कंसेप्ट समझिएगा यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पता है क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2, -5, 2, -5। कोऑर्डिनेट ऑफ बी का भी हमारा कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पर दिया गया है -2 और 9, -2 और 9। और सी का कोऑर्डिनेट नहीं, इसको हम लोग सी मान लेते हैं, सी का कोऑर्डिनेट नहीं दिया गया है, ये ए का कोऑर्डिनेट दिया गया था और इसको हम लोग बी मान लेते हैं, ये बी का कोऑर्डिनेट। इसको इस तरह से इसलिए लिखे चूँकि बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, तो इसको हम लोग एक्स और 0 मान लेते हैं, है ना, एक्स और 0 मान लेते हैं, ठीक। एक तो 0 होता है, आपको पता ही है, 2 होता है, एक x होता है और एक y होता है, तो x को हम लोग आपको फाइंड आउट करना है और एक 0 हो जाएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है ना, सबसे पहले AC का डिस्टेंस फाइंड करना है, ये AC का, ठीक। AC के बाद आपको BC का डिस्टेंस फाइंड करना है, क्योंकि ये और ये क्या है, इक्वी डिस्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग किसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस ऑफ AC। यहाँ पर लिख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ AC, x1 y1 x2 y2। किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ a है, तो a का वैल्यू देखिए 2 - 5 है, 2 - 5। फिर x2 y2, यहाँ पर c है ना, तो c का x2 y2 कितना है, x और 0 है, तो यहाँ पर x और 0 लिखेंगे। आपको डिस्टेंस फार्मूला पता होगा, तो क्या होता है, हम किसका डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर, AC का, ये AC का। तो AC इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बताइए, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है जो आपने पढ़ा होगा। अब देखिए यहाँ पर किस सबका वैल्यू को पुट करते हैं, x2 हमारा x है, -x1 2 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 0 है, -y1 -5 है, ये इसका होल स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो x - 2, तो इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये होगा। अब क्या होगा देखिए यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 इंटू में x 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 प्लस 0 5 होगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा ये। अब क्या होगा देखिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 25 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 25 प्लस 4 हमारा 29 हो जाएगा, तो यहाँ 29 लिख लेते हैं। इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, तो ये हमारा क्या निकला, AC निकला। ये क्या निकला, AC, ये हमारा AC निकला। ये देखिए डायग्राम में ये AC निकला। अब क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे, क्योंकि ये और ये क्या है, दोनों इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि इक्वल है दोनों। तो AC तो हम निकाल लिए, अब BC निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, डिस्टेंस ऑफ BC, डिस्टेंस ऑफ BC, तो x1 y1 x2 y2, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ एग्ज़ाम में वैसा ही आप बनाइएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो x1 y1 यहाँ पर b है ना, तो b में देखिए x1 y1 कितना है यहाँ b में, यहाँ पर b में देखिए यहाँ b का वैल्यू -2 और 9 है, कितना है, -2 और 9, यहाँ -2 और 9 लिख लेते हैं। x2 y2 यहाँ पर c है ना, तो c में देखिए, c में x और 0 है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख लेते हैं, x और 0, x और
0 लिख लिए। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं किसके लिए, फॉर BC इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला एज इट इज़ रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होगा डिस्टेंस फार्मूला होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग सबका वैल्यू को पुट कर लेते हैं। x2 x है माइनस x1 माइनस 2 है इसका होल स्क्वायर प्लस y2 0 है माइनस y1 9 है इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 9 होगा और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसको a मान लेंगे इसको b मान लेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 81, ये हो गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर और 2 2 जा 4 इंटू में एक्स 4x हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो जाएगा और इधर 81 है, ये हो गया। अब क्या होगा यहाँ देखिए ध्यान से, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, अब देखिए यहाँ 81 और प्लस 4 85 हो जाएगा। ओके, ये भी आगे सॉल्व नहीं होगा, आए समझ में। हेंस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था यहाँ देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट, याद रखिएगा इक्वी डिस्टेंट यानी कि ये AC जो है ना वो BC के क्या है, इक्वल है। तो हम लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे, AC जो है वो इक्वल कर देंगे BC के, चूँकि ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये गिवन टर्म्स है हमारा, ये गिवन है। AC जो है वो BC के क्या है, इक्वल है, इक्वी डिस्टेंट है यानी कि इक्वल है दोनों। तो ये AC है, तो देखिए हम AC का वैल्यू अभी हम निकाल के रखे हैं, कितना निकाल के रखे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 29, ये हम निकाल के रखे हैं AC का वैल्यू इक्वल टू BC अभी हम निकालें, कितना निकालें, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 85 इसका रूट अंडर, ये हो गया। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब इस रूट को हमको क्या करना होगा, दोनों रूट को हमको हटाना पड़ेगा। तो इन दोनों रूट को हटाने के लिए दिमाग लगाइए हम क्या करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों साइड आपको स्क्वायर करना होगा। चूँकि स्क्वायर हटने से रूट भी क्या होता है, हट जाता है, इतना आपको कंसेप्ट तो पता होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड। एग्ज़ाम में भी आपको जस्ट लाइक दिस यानी कि ऐसा ही बनाना है आपको। तो चलिए इसका स्क्वायर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 29 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इधर भी कर लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 85 इसका भी स्क्वायर करते हैं। अब ये स्क्वायर से ये रूट क्या होता है, कैंसल आउट हो जाता है। तो जब स्क्वायर हटेगा तो रूट भी दोनों का क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 29 इक्वल टू इधर बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 85। अब स्क्वायर हटने से रूट क्यों हटता है उतना कंसेप्ट अभी आपको मैं नहीं बताऊंगा, शॉर्ट्स वीडियो बहुत सारा इस तरह का बना हुआ है, जाके देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया हुआ है, ठीक ना। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, ये प्लस में इधर आया माइनस में एक्स स्क्वायर, ये प्लस में इधर आया माइनस में 4x, ये प्लस में इधर आया माइनस में 85 इक्वल टू इधर 0 बचेगा। ये प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा, माइनस और माइनस प्लस होता है, 4x 8x हो जाएगा। दोनों जगह माइनस लगा हुआ है तो यहाँ माइनस लगा लेंगे। ओके, अब प्लस माइनस माइनस होता है, 29 में हम लोग क्या करेंगे, 85 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, इधर 56 हो जाएगा। तो माइनस बड़ा है ना, तो माइनस में 56 इक्वल टू 0। तो माइनस में 8x इक्वल टू माइनस में 56 इधर आया तो प्लस में 56 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 56 और ये 8 जो है वो लुढ़क जाएगा, ये माइनस हमेशा यहाँ होता है, 8 7 जा 56। तो x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस में 7 आ गया। तो हम लोग c का जो कोऑर्डिनेट था उसको क्या मान के चले थे, कोऑर्डिनेट ऑफ c को हम लोग x और 0 माने थे, याद होगा आपको।
तो x का वैल्यू आ गया -7 और ये 0 एज इट इज़ रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये था हमारा कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 जो अक्सर पूछा जाता है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो एग्जाम्पल है ना, क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए, इतना दिया हुआ है, और एंड बी इतना दिया हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा एग्जाम्पल का, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम है। एक क्वेश्चन इसको देख लीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 4 को। ये तो आपको रिलेशन फाइंड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई। ठीक, ये कहाँ मिलेगा आपको, मेरे चैनल पर देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, क्लास 10 मैथ्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में बना करके जाना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।